उपसभापति जी, चर्चा में जिन सारे महानुभावों ने, सदस्यों ने हिस्सा लिया, मैं सबके पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा हुआ चर्चा हुई। अगर बिना चर्चा के ये विधेयक पारित होता तो कल सुबह समाचार पत्रों में पहले ये पढ़ता कि बिना चर्चा से इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। और चर्चा का दुर्भाग्य ये है इस विधेयक का कि इस विधेयक से सहमत कोई भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत देरी से आया है और बहुत कम आया है, और कुछ लोगों को लगता है ये क्यों आया है और बहुत ज़्यादा आया है। ठीक ठाक आया है और वक्त पर आया है ऐसा कहने वाला सदस्य नहीं है। ये इस विधेयक का दुर्भाग्य है। अब ये सच है कि पिछले 5, 7, 8 दिनों से जब से ये चर्चा चली कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ेंगे, तो समाचार पत्रों में काफ़ी आलोचना हुई। वैसे तो एक सदस्य ने मुझसे शिकायत की कि अजीब मंत्री हो तुम, बढ़ाया तो अभी नहीं, लेकिन अभी तक 3 बार तो तुमने हमारी आलोचना करवा दी। क्योंकि पहली बार आलोचना हुई जब जो हमारी केपी सिंहदेव जी की समिति है और प्रणव दादा के अध्यक्षता में इसकी जो उपसमिति हुई उसकी रिपोर्ट आई, तो पहले तो आलोचना अग्रलेख उस पर लिखे गए कि भी ये क्यों बढ़ा रहे हैं। तो पहले संसद सदस्यों को उसकी फटकार मिली। फिर मंत्रिपरिषद ने इसको जनवरी में सोचा कि इसको फरवरी में लाते हैं। हमने बाद में वो रद्द कर दिया क्योंकि तुरंत गुजरात का महाभीषण भूकंप आया, तो सरकार को और हम सबको लगा कि ये कोई समय नहीं है। लेकिन उस बीच के कालखंड में फिर आलोचना हुई, और अब जब हम बढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी फिर एक बार आलोचना हुई। अब मैं कोई बहुत पुराना सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं कोई नया सदस्य भी नहीं हूं। इसमें मेरी तनख्वाह राज्यसभा के सदस्य के नाते 4 बार बढ़ी। जिस दिन मैं पहली बार आया था मेरी तनख्वाह 1000 रुपये थी, तो वो 1000 से 3 साल में ही 1500 हो गए। तब भी इसी प्रकार की आलोचना हुई थी जो आज हो रही है। फिर 1500 के बाद 10 साल के बाद 1500 तनख्वाह 10 साल के बाद 4000 हो। तब लोगों ने आलोचना की कि ये बहुत गलत हुआ, बहुत बढ़ा दिया आपने। अब जो 4000 है उसकी हम 12000 क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ा तर्क दूंगा। लेकिन अब 12000 हुई तो लोगों ने कहा 3 गुना हुई। अब मैं ये कह सकता हूं कि आज तक जब तनख्वाहें बढ़ती थी तो तनख्वाहें कम बढ़ती थी, भत्ते ज्यादा बढ़ते थे, ताकि सदस्यों को आयकर के फॉर्म से कोई रिश्ता इसमें ना रहे, इसलिए भत्ते बढ़ते थे और तनख्वाह उसी सीमा में रखी जाती थी जिससे आयकर न देना पड़े। अब पहली बार जब संसद सदस्य 12000 की तनख्वाह लेंगे तो सबको अब इनकम टैक्स पहली बार देना पड़ेगा। ये हम पहली बार फैसला कर रहे हैं जो 50 साल में नहीं हुआ था। अब इनकम टैक्स दे रहे हैं, मुझे रेट वोट तो पता नहीं है, लेकिन एक सदस्य ने कहा गाली 3 गुना पड़ रही है, पैसा 2 गुना मिल रहा है। तो मैंने उसको पूछा 2 गुना कैसे मिल रहा है? उसने कहा 12000 में तो 30% इनकम टैक्स कट जाएगा। हाँ, तो जो भी हो, तो उन्होंने ये कहा कि बड़ी कमाल है आपकी कि सबने गाली दी, 3 गुना बढ़ गई, आप बढ़ा रहे हैं 2 गुना, तो कम से कम 1 गुना गाली तो कम करवाते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मीडिया ने, प्रेस ने भी इसको कोई ढंग से पढ़ा है, इस प्रकार का नहीं है। अब इस विधेयक में हमने एक भी फोन कॉल नहीं बढ़ाया, सिर्फ हमने कहा है कि हम मोबाइल टेलीफोन देंगे और जो 1 लाख की लिमिट है उसी के अंतर्गत इस मोबाइल के कॉल गिने जाएंगे। अब मैंने देखा कि एक ने कहा 1 लाख मोबाइल फोन आपको मिल गए।
फिर किसी ने कहा कि 1 लाख कॉल बढ़ गए, 1 कॉल बढ़ी नहीं, 1 लाख पे बहस हुई। फिर एक ने तो यह भी लिख दिया कि 1 कॉल का मतलब तो एक एसटीडी पोलिंग बूथ चलाने जैसा है। पोलिंग नहीं, पोलिंग राजनेता के घर, एसटीडी बूथ के। अब मैंने 1 लाख को वास्तविक रूप से एक बार गिनने की कोशिश की। जैसे मैं मुंबई रहता हूं, 2 सेकंड में 1 कॉल होता है एसटीडी का, क्योंकि किसी ने यह भी लिखा कि अगर ये बोलेंगे तो 2.5 साल बोलते रहेंगे। नहीं, 2.5 साल उन्होंने हिसाब करके बोला कि 1 लाख कॉल में कितना बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकल कॉल है ना, उन्होंने लोकल गिना, तो उनको लगा ये लोग तो लोकल ही बोलते हैं और किसी से बोलते ही नहीं है। तो इन्होंने 1 लाख कॉल गिनेंगे तो 3 मिनट 1 कॉल के हो गए, तो 3 लाख मिनट हो गए, तो 3 लाख मिनट तो 2-3 साल बोलते ही रहेंगे, ये क्यों ले रहे हैं। और जब मैंने गिनने की कोशिश की तो मुंबई में मैं अगर एसटीडी से बात करूं और पूरे 1 लाख उपयोग करूं तो मैं 60-62 घंटे कुल बोल सकता हूं। हाँ, मैं चेन्नई में हूं तो 40 घंटे बोल सकता हूं, और एकदम त्रिवेंद्रम में रह सकता हूं तो और कम बोल सकता हूं। और पूरे साल के घंटे होते हैं 8,500, 8,756 घंटे होते हैं। उसमें 1% भी बोलने का अनुमति नहीं है इस 1 लाख के कॉल में। और बाकी बाहर लोग ना जाने, लेकिन संसद सदस्य हम घर बैठकर जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने कॉल होते हैं, कभी कभी उपसभापति जी, लोग आजकल तो वो कॉल का रजिस्टर लेके घूमते हैं कि किसके घर से किसको कॉल हुआ। अब हम सब सदस्यों को मालूम है कि हमारे घर से आधे कॉल तो हम कहाँ हो, कौन करता है, ये किसको पता होता है, मुझे पता नहीं है कि बाहर के कमरे से कौन किसको कॉल करता है। राज्यसभा सदस्य तो थोड़े भाग्यवान तुलनात्मक है, लोकसभा के यहाँ तो जो वोट देता है वो समझता है मैंने एक बार वोट दिया तो इसके यहाँ आके जितने चाहे फोन मुझे करने हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों को भी यह तकलीफ होगी, क्योंकि हमेशा हम लोकसभा में जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसके लिए आवश्यक। अब इसको आलोचना हुई, और इसलिए मैं आलोचना हुई, इसका दुख है। और मैं आलोचना ये तनख्वाह से जुड़ी नहीं। अब किसी ने कहा साहब आपके परफॉर्मेंस से जुड़ी है, ये ठीक है। अब परफॉर्मेंस में भी मुझे कभी कभी लगता है कि हम भी अपने आप को इतना छोटा करके न देखें। मैं लोकसभा में चर्चा में जो उस हाउस में बात कर रहा था, तब मैंने कहा कि इस सत्र में सबने ये लिखा कि लोकसभा ने 27 घंटे एडजर्नमेंट में गंवाए, और मैंने कल गिना है कि लोकसभा में 27 घंटे चले गए और लोकसभा निर्धारित समय से, राज्यसभा तो और बैठती है, 32 घंटे इसी सत्र में ज्यादा बैठी। मतलब 27 घंटे कम बैठी, लेकिन 32 घंटे ज्यादा बैठी। जिस प्रकार के विधेयक हम पास कर रहे हैं और जिस प्रकार का सहयोग सदन के सभी हिस्सों से मिल रहा है, अगर ये 1.5 दिन ठीक चला जाए और हम जो तय किए उतने विधेयक अगर हम पास कर लें, तो ये सत्र हो सकता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सर्वाधिक बिल पास करने वाला सत्र पारित हो जाए। ये भी हम काम कर रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं। दूसरी, काम की व्याख्या संसद सदस्यों की हम लोगों तक समझा नहीं पाए। अब ये सदन भरा भरा होना चाहिए। लोगों को लगता है कि जब वहां जाओ तो भाषण सुनो। अब भाषण देना आनंददायक होता है, हम सब जानते हैं। सुनना कितना कष्टदायक होता है उसका अनुभव आप अभी भी कर रहे हो कि क्यों इतना बोल रहा है, बिल जल्दी से। बिल ये जल्दी क्यों नहीं पास करता है। लेकिन सब संसद सदस्य जानते हैं, और हमें लोगों को बताना चाहिए कि यहां कोई 11 बजे से 6 बजे तक सब भाषण सुनते, सबके सब लोग बैठ जाएंगे, यही केवल काम नहीं है। अब जैसे यहां संसद सदस्य कोई भाषण करता है, 10 बजे आके नोटिस देता है, उसके लिए 8 बजे अखबार पढ़ता है। अब अगर बिल्कुल कोई, अब लेबर कोर्ट में उसके गिनने हैं घंटे, तो ये सारे घंटे उसमें गिनने पड़ेंगे। काम की व्याख्या केवल यहां आके भाषण करना इतनी नहीं है। काम की व्याख्या लोगों से संपर्क रखना ये भी है, अध्ययन करना ये भी है। और इसलिए हम हमेशा, मैं मानता हूं कि लोगों की तो हमारे बारे में खराब राय है, मुझे आश्चर्य होता है हमारे अपने बारे में इतनी क्यों खराब राय है कि हम बहुत खराब, इससे और ज्यादा समस्या पैदा हो रही है। इतना आत्मविश्वास हमारा क्यों चला गया है कि हम कोई पाप कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बिल को, जो कहते होंगे कि गलत है, मैं उनके मत का सम्मान करता हूँ। मत हो सकता है, कोई कह सकता है कि किसी को तनख्वाह मिलनी नहीं चाहिए, वो अपना मत हो सकता है, और मैं मत सम्मान के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं किसी अपराध बोध से ये नहीं कर रहा हूं, और इसलिए मैं थोड़ा समय
लेकर ये बताना चाहता हूं कि हमने आखिर ये जो किया, अब सबसे पहले मांग क्या उठी है कि साहब आप अपनी तनख्वाह तय करते हैं, इससे लोगों को बड़ा कष्ट होता है। ये सच है, ये सच है। अब हम अपनी तनख्वाह क्यों तय करते हैं? अब ये तनख्वाह कैसी तय होती है, और मैं इतने विद्वान यहां बैठे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन संविधान में एक धारा 106 है, उसमें लिखा है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ members of either house of parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances may from time to time be determined by parliament by law। तो संविधान में ही कम से कम आज तक यह व्यवस्था है कि सदस्यों की वेतन और भत्ते संविधान की व्यवस्था के अनुसार संसद ही तय करती है, और वो एक कानून बनाकर तय करती है। 1952 में यह कानून बनाने के लिए समिति बनी, और पहली बार 1954 में यह कानून बना, और 54 के बाद कानून के अनुसार मिल रहा है। इसलिए संविधान में यह व्यवस्था है कि हम अपनी तनख्वाह तय करते हैं, पार्लियामेंट करते हैं, हम करते हैं, ये ठीक नहीं है कि फिर हम बोले तो हम खुद को पार्लियामेंट समझ रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल वी आर नॉट डूइंग इट, कलेक्टिवली एज ए पार्लियामेंट। इसीलिए तो आपको याद है एक बार पेंशन की बात हुई थी, राष्ट्रपति ने स्वाक्षरी करने से इनकार किया था और वो पेंशन नहीं बढ़ी थी। और इसलिए पार्लियामेंट का जो अर्थ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सब मिलकर जो पार्लियामेंट बनती है वो करती है। लेकिन मैं आपके मत का आदर करता हूं, और मैं ये कहता हूं, मैं तो सभी संसद सदस्यों को लिखने वाला हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस बार हम इनकम टैक्स में सबको ला रहे हैं, वैसे पहली बार हमने ये कहा है कि अगले 5 साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, जो भी हम बढ़ा रहे हैं पूरे 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। ये पहली बार लिखा है, इसके पहले कभी नहीं लिखा था, पहली बार हमने लिखा है कि हम 5 साल के बाद उसका रिव्यू करेंगे। लेकिन मैं सभी नहीं, ये कह रहे हैं ये गलत है, ये कहते हैं इसका मतलब नहीं है। ला सकते हैं, इसकी बाध्यता क्या है? इसको बाध्यता को पार करने के लिए कोई परेशानी आपको मैं बताता हूं। जब मैं बता, कौशिक जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि संसद जब खुद अपने कानून में ये लिखती है कि हम 5 साल के लिए इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये कानून खुद बदल सकती है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई अगला संसदीय कार्य मंत्री 5 साल के पहले तनख्वाह बढ़ाने को आएगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कारण दूं जिसके कारण मैं 5 साल के, बाध्यता तो नहीं है, मैं तो कल ला सकता हूं दूसरा बिल, मैं ये नहीं कह रहा, कानून की बाध्यता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि संसद में जो हम कहते हैं उससे भी एक मर्यादाओं की और मान्यताओं की बाध्यता बनती है, और इसलिए 5 साल के लिए तो हमने कहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखने वाला हूं, अभी अपने पास 5 साल है, जिन जिन को यह कष्ट होता है कि कोई दूसरी पद्धति चाहिए, मैं सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कोई भी अच्छी पद्धति सभी दल मिला के सर्वसम्मति से अगर सुझाव दें तो उस पद्धति का हम स्वागत करने के लिए तैयार है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम तनख्वाह बढ़ा के जलील हो। अब उसके लिए अरुण जी पीछे बैठे हैं, कपिल जी आगे बैठे हैं, अब उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा क्या, धारा 106 को बदलना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो भी करना पड़ेगा वो स्वाभाविक रूप से 2/3 सहयोग से करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर सुझाव दें तो सरकार गंभीरता से, लेकिन सुझाव ये मत दीजिए कि कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो करना चाहिए सोच सोच के मैं ये कर रहा हूं, तो इसलिए इससे मेरे पास तो कोई सोच बन नहीं रही। लेकिन इसलिए जिस जिसको लगता है कि कोई नई पद्धति आनी चाहिए, मेरी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि कुछ सुझाव दीजिए, फिर हमें कोई ऑल पार्टी मीटिंग में उस सुझाव को रखेंगे और सारी पार्टियां मिलकर, या संसद की कोई छोटी कमेटी बनकर सुझाव बना सकती है, और जो भी सुझाव बनेगा इस पद्धति को बदलने का, उस सुझाव का स्वागत है। क्योंकि हम भी ये नहीं चाहते कि लोग ये आलोचना करें कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जब औरों की तनख्वाह बढ़ाते हैं तो कोई हमारी आलोचना नहीं करता है, लेकिन जब हम अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो लोग आलोचना करते हैं, तो इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ये कहा, दूसरी बात ये है कि किसी ने ये भी कहा सर कि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब इस बार मुझे समिति, मैंने कहा ज्यादा कम तो बड़ा विवादास्पद
विषय है। मतलब नेसेसिटी और लग्जरी आदमी आदमी से बदलती रहती है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कम की मैं क्या व्याख्या करूं, मेरे पास तो इसकी कोई व्याख्या नहीं। किसी के लिए बिल्कुल कम है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, या थोड़ी देर ज़्यादा लगेगा, फिर बाद में आदत हो जाएगी। मतलब पहला पैकेट आएगा तो बड़ा लगेगा, बाद में कुछ दिन के बाद आदत हो जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा चर्चा में नहीं जाता। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आए, क्योंकि इसमें बाकी नई बातें हमने कुछ नहीं की। जैसे 400 रुपये हमारा भत्ता था 4 साल पहले, 3 साल पहले तय था, हमने उसको 500 किया। तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई बड़ा इंडेक्स ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है कि 400 रुपये का जो भत्ता था, जिसमें हमको सस्ते का खाना हम यहाँ खाते थे, वो भी थोड़ा महंगा हुआ है, कैंटीन कमेटी ने किया ही है। तो उस हिसाब से हमको सब सारी चीज़ें बदिए। वो मैं जब आया था तो 1 रुपये में बस ले जाती थी, अब शायद बस में 5 रुपया मांगते हैं। मैं तो नहीं जाता, लेकिन मांगते हैं बस में 5 रुपया। तो 5 गुना तो बस का भी भाड़ा जो मेटाडोर है उसका बढ़ गया। तो 400 से 500 बढ़ा, मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। या 6000 से 8000 बढ़ा, मैं नहीं समझता इसमें कोई बड़ी बात है। हमने ऑफिस अलाउंस कोई 9000 से 13,500 बनाया। अब 13,500 में, जैसे वो 12,000 की तनख्वाह में एमपी तो मिल जाता है, लेकिन उसका पीए तो नहीं मिलता 12,000 में। मतलब उसको, मतलब हम ऐसे किसी आदमी से आज तक नहीं मिले जिसकी तनख्वाह हमसे कम हो। तो इसलिए पीए थोड़ा ही बोलेगा, पीए बोलेगा मैं थोड़ी देश सेवा कर रहा हूँ, मैं तो तेरी टाइपिंग कर रहा हूँ। तो वो तो 12,000 से ज़्यादा तनख्वाह मांगती है भी। अब तनख्वाह एकदम ज़्यादा बड़ी लग रही है भाई, 4,000 से। अब मैं बताना चाहता हूँ, बार बार इंडेक्स का राजू जी उल्लेख कर रही है, 4,000 से 12,000 कैसी हुई? कोई लॉटरी का तय किया ना। और मैं प्रणव दा को सामने बैठे उस हाउस में, मैंने कहा मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने एक सूत्र के अंदर हमारी तनख्वाह को बांधने का प्रयास किया। और वो सूत्र क्या था? क्योंकि हम कुछ भी करते तो लोग बाप बेटे गधे की कहानी की जैसा आइदर वे कहने वाले मिल जाते। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारी तनख्वाह 1954 में पहली बार तय हुई, तब थी वो 400 रुपये। उन्होंने अहमदाबाद के मैनेजमेंट वालों को बुलाया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और उन्होंने ये कहा कि 1954 में 400 रुपये तनख्वाह थी, इसको बेस मानिए। और ये तनख्वाह अगर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, अब साहब जो 400 रुपया 1954 में तनख्वाह हुई थी और वो जिन्होंने की थी, कम से कम हम तो सब सुविधा भोगी इधर आए हैं, त्यागी तो बहुत कम बचे हैं। सब तो तनख्वाह मांगने वाले हैं, देने वाले तो बचे नहीं है अब राजनीति में। लेकिन कम से कम 54 में जो लोकसभा राज्यसभा होगी, उसके बारे में तो कोई ऐसा आरोप नहीं करेगा कि वो कोई सुविधा भोगी थे और उनको पैसे की जरूरत थी। मैं तो समझता हूं वो तो स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए लोग थे, उनके लिए पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने 400 रुपये तय किए। अब अगर 1954 में 400 किए, तो इस समिति ने यह कहा कि अगर 1954 में 400 हैं, तो अगर वो तनख्वाह इंडेक्स के अनुसार आज तक बढ़ती रहती तो कितनी होती? और उन्होंने हिसाब किया 11,980। अब हमको लगा कि हम देरी से ला रहे हैं, इसलिए 20 रुपए का कंसेशन दे दें, क्योंकि हम 11,980 क्या गिनेंगे चेक पर, तो इसलिए हमने कहा इसको 12,000 बना देते हैं। और इसलिए जो 12,000 तनख्वाह है, वो तनख्वाह पहली बार 1954 में, और मैं एक बार हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था, मैंने मंत्रालय को पूछा कि आप कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर 1954 में कोई 300 रुपया सॉवरेन, तो मैंने कहा सॉवरेन गोल्ड क्या होता है? तो बोले नहीं, उन दिनों में, क्योंकि हम बड़े 2-3 साल के थे तो हमको मालूम नहीं है क्या होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, उस समय कोई 8 ग्राम का गोल्ड होता था, उसकी कोई कीमत उस समय 300 रुपये थी, आज 3600 हुई। अब मैं हर चीज़ की नहीं बताऊंगा कि दूध तब क्या था, अब क्या है, चाय तब क्या था, अब क्या है, मैं सारा बताऊंगा नहीं। लेकिन ये मतलब हम ये अपराधी माने कि भाई 12,000 हमने कोई बहुत बढ़ाई या नहीं बढ़ाई। 400 रुपये को 1954 को मूल मानकर महंगाई के अनुसार हमने इसको आज 12,000 किया है। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है। मुझे ये नहीं कहना है कि और किसी को कितना मिली, उनकी तकदीर है। अब जो लिखने वाले को लाखों मिली तो भाई उनकी तकदीर है। अब उस समय 400 को टैक्स नहीं था। अच्छा, अब दूसरी मैं हो गया अमेंडमेंट रेडी नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा भी भाषण इसलिए कह रहा था कि अगले बिल के अमेंडमेंट टाइप हो रहे हैं। हो गया
अब वो कहते हैं रेडी है, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं सर। एक दो और उसमें छोटे मुद्दे मुझे कहने हैं कि कुछ बातें जो लोग कहते हैं ना, लोग तो कहें लेकिन हम ना कहें। अब किसी एक समाचार पत्र ने लिखा कि इनका फ्लैट है, अगर किराए से दिया जाए तो कमर्शियल इसको 50,000 रुपए मिलेंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता, भैया अगर मैं एमपी के नाते यहां काम नहीं करता तो मैं काहे को फ्लैट में जाके रहता, मैं किस लिए दिल्ली को आता, किसी धर्मशाला में जाता। भाई अगर इस देश में 100 करोड़ का देश है, लोग हजारों किलोमीटर से आते हैं और उस एमपी को फ्लैट देते हो, या तो उसका किराया दे दो। कमर्शियल देना है तो फिर किराया लिखोगे तो फिर बोलेगे पैसा ज्यादा दे रहे हो। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जरूरत से करते हैं, नहीं वो लेते हैं और नहीं दिए तो फिर खिलाफ लिखते हैं। अब लिखने वालों के बारे में तो आप ज्यादा जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं इसलिए मैं क्या बताऊं। और इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे काम से जुड़ी चीजें हैं, ये ठीक है कि समाज वो समझता नहीं है तो हमको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी ने बड़े आग्रह से कहा है कि भाई ऑप्शन क्लॉज कोई डालो। नहीं सर, नहीं आप ये मत समझिए कि मैं डाल दूंगा मैं उनको कह रहा हूं, आप क्यों सर, आप मेरा आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन नीलोत्पल जी कभी कभी हास्य व्यंग्य को भी समझ लीजिए। इतना कोई गंभीरता से नहीं बोल रहा हूं। अब मैंने उस हाउस में सोमनाथ दा को बोला कि आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आपकी सैलरी पार्टी को जाती है और इट इज एंटी पार्टी एक्टिविटी टू। अब इसको आप बड़ी गंभीरता से मत लीजिए, दिस इज जस्ट ए जोक कि भाई सब लोग आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी पार्टी को 4,000 की जगह 12,000 रुपए महीना अगले महीने से मिलना शुरू हो जाए और आप कह रहे हैं भत्ते बढ़ाओ लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाओ, तो इसलिए, लेकिन इसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि जो आपको ऑप्शन क्लॉज मुझे किसी को देने, मैं समझता हूं, मैं नहीं समझता किसी तनख्वाह में ऑप्शन क्लॉज होता है, और इसलिए आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गिविंग ऑप्शन क्लॉज। लेकिन एक है सर, अंतिम वाक्य केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई दान करना चाहे तो उसको किसी कानून की जरूरत नहीं होती है। देश में बहुत अच्छे काम चलते हैं, प्रधानमंत्री का कोष है, मुख्यमंत्री का कोष है, अगर वो उसमें कोई धन देना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। द क्वेश्चन इज प्लीज टेक योर सीट। के बारे में सर, एक्स एमपीज के बारे में 2 सिफारिशें थी। एक सिफारिश थी उनकी 2,500 की मूल तनख्वाह 3,000 की जाए और 500 की जगह 600 रुपये हर वर्ष बढ़ाया जाए। वो हमने प्रावधान इसमें किया है। और आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आज मुझे एक लोकसभा का सदस्य मिला पुराना, उसने कहा आपने 12,000 बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, मैं अब सैलरी लेना शुरू करूंगा। तो मैंने उसको पूछा तुम वर्तमान सदस्य हो, 7 बार चुन के आ रहे हो, तुम अभी तक सैलरी नहीं लेते थे? बोले नहीं, बीच में मैं एक बार हारा था तो 7 बार लोकसभा में आने की पेंशन सैलरी से ज़्यादा होती है, इसलिए मैं अभी तक पेंशन लेता था। मेंबर वर्किंग था, मतलब चुना हुआ मेंबर है, लेता वो पेंशन था क्योंकि पेंशन उसके सैलरी से ज़्यादा होती थी। बोलता था 2,500 रुपये मूल मिलते हैं और हर साल के 500 मिलते हैं, और वो 15 साल चुन के आए हैं, तो उसकी सैलरी हो गई 12, पेंशन हो गई 12,000, सैलरी हो गई 4,000। वो कहता मैं सैलरी नहीं लेता, मैं कहता हूँ मैं पेंशनर हूँ, मुझे पेंशनर दे दो। तो इसलिए जो पेंशन के बारे में कहा है, सिर्फ एक सिफारिश दुर्भाग्य से मंत्रिपरिषद नहीं मान सकी। आपने बहुत टोक कर पूछा है, मैं उसको छुपाने की तो नहीं, मैंने संसद, एक सिफारिश ये थी कि साहब आदमी एक दिन भी सदस्य बने तो उसकी पेंशन शुरू हो जाए। अब थोड़ा हम ये समझे सर, एमपी जो है ना, ये फ्रीडम फाइटर तो है नहीं कि जिसकी संख्या कम होगी, तो इसकी संख्या तो बढ़ती जाएगी। तो एक्स एमपी जो राजकुमार जी कह रहे हैं, इनका क्लब तो एग्जिस्टिंग एमपी से हमेशा बड़ा होगा। अभी जो कानून है उसके अनुसार 4 साल जिसने पूरे किए हैं, इसलिए राज्यसभा का जो साधारण देखना वो तो इसमें देखा ही गया है। इसलिए आपको चिंता कि राज्यसभा के रिटायर मेंबर में बहुत कम ऐसे होंगे कि जो कोई 2 साल की बाई इलेक्शन में आए हों। इसलिए एक्चुअली दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स राज्यसभा कि वो तो प्रॉब्लम लोकसभा को है जिनका डिसोल्यूशन होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 टर्म भी उसके हुए हो, एंड 2 टर्म मीन्स इवन 2 days,
तब भी उसको पेंशन मिलती है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब एक भी टर्म हुई तो पेंशन देना चाहिए। अब ऐसे 800 लोग हैं और उसको हर साल 4 करोड़ रुपए लगेगा। तो मैंने सोचा कि मेरे वामपंथी बंधु ज़्यादा नाराज न हो, इसलिए मैंने उसको नहीं करने का फैसला किया है और जो वर्तमान है उसके अनुसार फैसला किया है। बहुत धन्यवाद। ठीक।